नमस्कार। लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और खासकर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल पर सबकी निगाहें हैं कि इस बार पूर्वांचल में क्या होगा। क्या भगवा रंग यहां पर खिलेगा, बीजेपी फतेह करेगी या तमाम पार्टियां यहां पर अपना वर्चस्व बढ़ाएंगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर गोरखपुर में अब तक उन्होंने क्या विकास किया है, लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां इस बार क्या होंगी, इस बार के चुनाव कौन जीतेगा और कौन सा समीकरण उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर पूर्वांचल में काम कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद महंत जी हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ को समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप ये बताइए सर, बहुत लंबे अरसे से आप गोरखपुर में सांसद हैं, इस दौरान आपने क्या कुछ काम किया है उसका थोड़ा सा ब्यौरा बता दीजिए। देखिए, एक सांसद के रूप में एक ही पार्टी और एक ही विचारधारा में इतने लंबे समय तक रहना, यानी अपनी विचारधारा के प्रति और अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति हम सब के समर्पण को व्यक्त करता है। तो साथ ही साथ एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिन उत्तरदायित्वों का निर्वहन हम सबको करना चाहिए, उनको भी हम लोगों ने ईमानदारीपूर्वक निर्वहन किया है। अगर कहें तो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं जो दिखाई दे रही हैं वर्तमान में या जो चल रही हैं, वो हम लोगों के प्रयास से हुई हैं और उसी का परिणाम है कि गोरखपुर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले एक अपराध के केंद्र के रूप में बदनाम था, आज गोरखपुर में अपराध, खासतौर से जो विरोधी दलों की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे व्यापारी सुरक्षित है, आम नागरिक सुरक्षित है और जो गैंगवार चलते थे उन सब को यहाँ से समाप्त करवा दिया गया है आपसी जन सहयोग से और व्यापक जन जागरण के माध्यम से। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारे कार्य प्रारंभ किए थे और चल भी रहे हैं। जैसे गोरखपुर में रामगढ़ ताल की परियोजना एक प्राकृतिक झील है, तो NLCP की जो भारत सरकार की योजना थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की मदद से उस झील के लिए धनराशि स्वीकृत कराई थी और वह कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि उस झील के झील जब अपने वास्तविक रूप में आएगी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक प्राकृतिक झील मिलेगी, साथ साथ पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र मिलेगा और मुझे लगता है डल झील की तर्ज पर हम लोग पर्यटकों को आकर्षित करने में हमें मदद मिलेगी। यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो यहाँ की दिमागी बुखार, एक इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा। इंसेफ्लाइटिस यहाँ पे 78 से है, लेकिन ये कभी भी समाचार पत्रों की या संसद की सुर्खियां नहीं बन पाई। 1998 में सांसद बना था, तो 98 से लेकर के निरंतर संघर्ष के बाद, आंदोलनों के बाद, सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने जो आवाज़ लगाई, आज वह स्थानीय मीडिया और दिल्ली और लखनऊ की मीडिया का भी उधर ध्यान आकर्षित हुआ है। आज हम लोग, यद्यपि ये बीमारी देश के अंदर आज के दिन पर 200 से अधिक ज़िले इससे प्रभावित हैं और देश के लगभग 22 जिलों में कम या ज़्यादा 22 राज्यों में यह बीमारी कम या ज़्यादा संख्या में है, लेकिन उस सब के बावजूद इस बीमारी के लिए जो वैक्सीनेशन होता है वो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। यद्यपि हम लोगों ने इसके लिए एक नेशनल प्रोग्राम की मांग की है जिसमें वैक्सीनेशन पूरे देश में एक साथ हो। गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर वायरल रिसर्च सेंटर भी है। NIB पुणे की तर्ज पर अकेले BRD मेडिकल कॉलेज है जिसमें वायरल रिसर्च सेंटर है, एपिडेमिक वार्ड है। इंसेफ्लाइटिस के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। हाँ, राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण हम उसको पूरी तरह अमल नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा अब तक इंसेफ्लाइटिस के उपचार और उन्मूलन के लिए हम लोग बहुत प्रभावी कदम उठा चुके होते। BRD मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर डेवलप किया जाए, इसके लिए 150 करोड़ रुपये हम स्वीकृत करा चुके हैं और हमारा विश्वास है कि इसी साल के उसमें हम लोग जो है उस कार्य को प्रारंभ करवा देंगे। गोरखपुर की यातायात की समस्या के समाधान के लिए गोरखपुर बाईपास 640 करोड़ रुपए की लागत से यूपी का सबसे बड़ा बाईपास गोरखपुर का चालू हो चुका है, कार्य चल रहा है। राप्ती नदी में सेकंड ब्रिज, पहले सिंगल ब्रिज था, जाम रहता था पूरा, हम लोगों ने वहाँ पर एक नया ब्रिज वहाँ पर दिया। इसके अलावा हम लोगों ने गोरखपुर सोनौली मार्ग, इसको अपग्रेड करने के लिए भी इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाई और साथ साथ महेसरा में नए सेतु के निर्माण की भी कार्रवाई कराई है। राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण यह कार्य नहीं प्रारंभ, यानी बहुत धीमी गति से चल रहा है।
जिसमें अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। महानगर के अंदर जो समस्याएं, पूरे महानगर को जो रेल लाइन 2 भागों में बांटती थी, उसको आवागमन आसानी से करने के लिए जाम की समस्या ना हो, लेवल क्रॉसिंग बंद रहते हैं, उसके कारण जो जाम होता है उससे लोग बच सकें, जगह जगह रेलवे ओवरब्रिजेस बनाए गए हैं। तो साथ साथ हम लोगों ने गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली जाने के लिए जो एकमात्र साधन गोरखपुर से है वो रेल का है, बेहतर साधन रेल का है। तो गोरखपुर लखनऊ के बीच में रेलवे लाइन के दोहरीकरण और उसका विद्युतीकरण का कार्य ये अंतिम चरण में चल रहा है। हमें विश्वास है कि हम लोग मई 2014 में जब नई लोकसभा का गठन होगा तो गोरखपुर लखनऊ के बीच में रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य का उद्घाटन भी हम लोग इसके साथ कर चुके होंगे। इसके अलावा लूप लाइन गोरखपुर गोंडा के बीच में, जो गोरखपुर नौतनवा, नौगढ़, बढ़नी, तुलसीपुर, बलरामपुर होते हुए गोंडा पहुंचती है, उसका ब्रॉडगेज, मीटर गेज से ब्रॉडगेज बनाने का कार्य भी बढ़नी तक संपन्न हो चुका है। बढ़नी से गोंडा के बीच का कार्य चल रहा है। गोरखपुर की वायु सेवा जो बंद हो चुकी थी उसको पुनः हम लोगों ने चालू करवाया है और गोरखपुर में इस समय सप्ताह में 6 दिन वायु सेवा यहाँ पर आती है। चूँकि तराई का क्षेत्र है, इस समय फॉग के कारण अभी स्थगित है वायु सेवा यहाँ की, लेकिन वह पुनः 1 फरवरी से पुनः प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आपने जो भी डेवलपमेंट गिनाया है मुझे, उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी सांसद निधि के अंतर्गत नहीं आती हैं। हाँ, लेकिन वो डेवलपमेंट चाहे केंद्र सरकार ने किया है या यूपी सरकार ने, बतौर सांसद आपने क्या किया है, मैं ये जानना चाह रहा था। बतौर सांसद ये सब योजनाएँ हम लोग यहाँ पर हमारे प्रस्ताव पर, हमारी पहल पर, हमारे संघर्ष से ये योजनाएँ यहाँ पर आई हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद निधि का जो नोडल अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी होता है। हम लोग के प्रस्ताव देते हैं तो उसमें मुख्य रूप से छोटे छोटे प्रस्ताव ही आ पाते हैं, जैसे कहीं वाचनालय का निर्माण करना हो, कहीं जिन गाँव में विद्युतीकरण, मैंने मैक्सिमम पैसा गाँवों के विद्युतीकरण के लिए दिया है। और मैंने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग छोटे बड़े, क्योंकि परिसीमन के बाद मेरे पास एक ऐसा क्षेत्र भी आ गया था जिसमें लगभग 150 से अधिक गांव और पूर्वे थे जिसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ था। तो इन 5 वर्षों में उन सभी का मैंने विद्युतीकरण का कार्य संपन्न करवाया है। जहां संपर्क मार्ग नहीं थे वहां संपर्क मार्ग दिए हैं और लगभग मैंने हर न्याय पंचायत स्तर पर एक वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण अवश्य कराया है, जिससे वहाँ पर लोगों के अंदर पठन पाठन के प्रति, आधुनिक ज्ञान के प्रति एक जागरूकता पैदा हो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने उपलब्ध करा। मेरा मुख्य जोर पहले विद्युतीकरण में है, दूसरा वाचनालय, पुस्तकालय, तीसरा बुनियादी सुविधा के लिए अगर हम लोग उसके बाद कुछ सहयोग कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने जिन गाँव में विद्युतीकरण नहीं हो सकता वहाँ सोलर लाइट देने का प्रयास किया है। विद्युतीकरण के जहाँ संपर्क मार्ग नहीं, संपर्क मार्ग उनको उपलब्ध करवाया है। यद्यपि संपर्क मार्ग के लिए तमाम अन्य निधियाँ हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी है, राज्य सरकार की भी कुछ योजनाएँ हैं उनके अंतर्गत, और ग्राम प्रधान के पास भी एक निधि होती है, वह भी उसके से कर सकता है। लेकिन विद्युतीकरण के लिए कोई पैसा नहीं देना चाहता या फिर वाचनालय, पुस्तकालय के नाम पे कोई पैसा नहीं देना चाहता। तो हम लोगों ने अधिकतर पैसा उस पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। या फिर विद्यालयों में जहाँ पर एक कक्षीय भवन पुस्तक लाइब्रेरी के लिए या फिर लेबोरेटरी के लिए आवश्यक होता है तो वहाँ पे हम लोगों ने उनको उपलब्ध करवाया। 16 साल से तकरीबन आप सांसद हैं, 1998 से लेकर, और 2014 चल रहा है, फिर चुनाव होने जा रहे हैं। इन 16 सालों में ऐसा क्या करना चाहते थे बतौर सांसद जो नहीं कर पाए हैं, और अगले टर्म में अगर एनडीए या बीजेपी की सरकार बनती है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद आप अगर चुनाव जीतें तो मंत्री भी बनना आपका तय है, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, फर्टिलाइज़र को चलाना, गोरखपुर में एम्स की स्थापना होना, और गोरखपुर विश्व यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ की आबादी के बीच में कोई केंद्रीय संस्थान नहीं है, न कोई चिकित्सा संस्थान है, न कोई विश्वविद्यालय है। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय या फिर को या तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ले लेना अथवा एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित करवाना, ये हमारी 3 प्राथमिकताएं हैं। बाकी यहाँ पर डेवलपमेंट हो, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो, इसके लिए और भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये हम लोगों की प्राथमिकता होगी, हम उस पर कार्य करेंगे। मैं सर खुद भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और लेकिन मैंने जो देखा है कि पिछले 10-12 सालों में गोरखपुर की सूरत नहीं बदली है। जब 12 साल पहले भी मैं आता था तो स्टेशन से लेकर, धर्मशाला से लेकर बरगदवां तक ऐसे ही जाम मिलता था, ऐसे ही टेम्पो की भीड़, ऐसे ही मारामारी, ऐसे ही इंक्रोचमेंट,
मतलब कहीं भी कोई डेवलपमेंट रोड पे नहीं दिखता है। आप हालांकि आप ग्राउंड पे तो बहुत सारी चीज़ें गिनवा रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो गोरखपुर जैसे 12 साल 15 साल पहले था वैसे आज 2014 में है। और उम्मीद है जिस स्पीड से गोरखपुर चल रहा है शायद अगले 15 साल में भी ऐसे रहेगा। 12 वर्षों में आपने धर्मशाला का ओवरब्रिज भी बनते हुए देखा होगा, नया बना है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका नया ओवरब्रिज बना है ना। और इन 12 वर्षों में रेलवे स्टेशन से लेकर के मोहरीपुर के बीच में आपको सड़क का चौड़ीकरण भी दिखा होगा, और ये तो अभी नया कार्य हुआ है, पूरा सड़क चौड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि पूरी 30 फीट चौड़ी सड़क बनी है वो, और 30 फीट नहीं, आपको मुझे लगता है कहीं कहीं तो 50 फीट तक चौड़ी सड़क है। तो दूसरा ये है कि इन 12 वर्षों में आबादी बढ़ी होगी। गोरखपुर एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर बिहार और नेपाल का पूरा प्रेशर भी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी। यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जो शासन उपलब्ध कराती है वह लगभग 4 से 5 लाख लोगों के लिए उपलब्ध कराती है, लेकिन सही स्थिति यह है कि यहाँ पर आज के दिन पर हमारी सिटी की जो कुल यहाँ पर आबादी आज के दिन पर वो लगभग 15 लाख है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यापार का, रोजगार का, स्वास्थ्य और शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र होने के नाते लगभग 3 करोड़ की आबादी इस पर वो करती है। तो आबादी का जो विस्फोट है उसका भार गोरखपुर महानगर पर है। स्वाभाविक रूप से 12 साल पहले जो सड़क 10 मीटर चौड़ी रही होगी वह सड़क तो 10 से 12 मीटर चौड़ी हो पाई, लेकिन आबादी जो पहले गोरखपुर में 2 लाख की थी आज वह 15 लाख हो गई है। तो उस 15 लाख आबादी का बोझ भी हम पर पड़ा है। तो उस बोझ के तले ये इंफ्रास्ट्रक्चर कम दिखाई देता है। वैसे आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इन 12 वर्षों में धर्मशाला का ओवरब्रिज भी बना है, तरंग क्रॉसिंग का ओवरब्रिज भी बना है, और जिस सड़क की आपने एक इंडिविजुअल सड़क की बात की, वह सड़क जो है 10 मीटर से बढ़ करके 12 और 15 मीटर चौड़ी हुई है। सर, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ कहलाते हैं। यहाँ बगैर आपके चाहे पत्ता नहीं हिलता है, यहाँ जो आप चाहेंगे वही होगा। माना ऐसा जाता है कि व्यापारी जो है वो वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, उनको शेल्टर देने की वजह से, उनके सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आप ये तमाम जो रोड्स की डेवलपमेंट है या ट्रैफिक की समस्या है या टेम्पो वाले जिस तरह से इंक्रोचमेंट करते हैं या सड़क पे आम आदमी का आना जाना कितना मुश्किल हो जाता है, वो अगर आप चाह लें तो 1 हफ्ते में दुरुस्त होगा। लेकिन चूंकि आप वो वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, वो वोट बैंक है आपका, वो प्रभावित ना हो जाए इसलिए आप नहीं चाहते हैं, और वो आज भी ट्रैफिक की समस्या, इंक्रोचमेंट की समस्या और तमाम चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं। देखिए, अपनी बला को दूसरों पे टालने का एक प्रयास है। हम लोगों ने यहाँ के व्यापारियों के साथ साथ आम नागरिक को भय मुक्त किया है। यहाँ के गुंडा राज को, यहाँ के माफिया राज को और यहाँ के अपराधियों को ठिकाने लगा करके और पूरी तरह यहाँ पे हर व्यक्ति को भयमुक्त हम लोगों ने किया है। लेकिन यह अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर ठेलने की बात है कि हम लोग इसलिए नहीं ये कार्रवाई कर रहे हैं जिससे जो है व्यापारी नाराज़ न हो जाए, गलत है। हमें कहते हैं कि 1 वर्ष में 3 बार नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, लेकिन अतिक्रमण हटाने का अभियान केवल बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी के बीच में लगाया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ये लोग नहीं जाते हैं। जब आप किसी भी कार्रवाई में भेदभाव करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी, कतई नहीं स्वीकार करेगी। और ये यहाँ पर हुआ। साल में 3 बार अतिक्रमण हटाओ का अभियान चला था। तीनों बार केवल एक स्पेसिफिक उन क्षेत्रों में चलाया गया जहाँ पर जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कोई गया ही नहीं, जाने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? अगर आपको बनाना एक सामान्य पॉलिसी तय करनी चाहिए और सबके लिए एक समान रूप से लागू करिए। व्यापारी सहयोग करने को तैयार है कि नहीं, हम लोग जो है इस पर वो करेंगे। और एक बार बता दें कि आखिर क्या मानक होने चाहिए। अतिक्रमण हटाने का कोई पैमाना तय तो होना चाहिए। अब ये तो नहीं होगा कि आप अतिक्रमण हटाने के नाम पर ज़बरदस्ती किसी के उसमें करेंगे। दूसरा ये कि नगर निगम को भी और पुलिस प्रशासन को मैंने एक और बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही थी कि आप जबरन फेरी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, खोमचा लगाने वालों को नहीं उजाड़ सकते। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी फेरी नीति बनाई थी। फेरी नीति 2007 और 2009 के क्रम में आप लोगों को इन सब का रजिस्ट्रेशन करके और इनके व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, नए लोग नहीं आएंगे, पुराने लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। अपनी बला को दूसरों पर ठेलने का आज तक कोई रजिस्ट्रेशन ये लोग नहीं करा पाए।
महानगर के अंदर तमाम रूट्स ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने वन वे करने के लिए कहा है, लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते। ये तो सरकारी सर हो गया, लेकिन अगर आप चाहें तो रातों रात ट्रैफिक के लोग बताते हैं ऐसा मुझे कि मैं जब यहाँ आता हूँ, बाबा अगर चाहें तो रातों रात ये सड़क खाली हो जाएगी, व्यापारी पीछे हो जाएंगे, आने जाने के लिए जगह हो जाएगी, ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, स्मूथली सब कुछ चलेगा। व्यापारी सहयोग करने को तैयार है, हर व्यक्ति सहयोग करने का तैयार है। प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं है और शासन स्वयं नहीं चाहता इन समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें तो उनके अवैध वसूली के अड्डे हैं, इसलिए वे स्वयं नहीं चाहते हैं। उनका अवैध टैक्सी स्टैंड चलते हैं, उन लोगों के द्वारा अवैध वसूली के अड्डे इन ठेले वालों से, खोमचा वालों से लोग अपना चलाते हैं। तो अपने आप देखेंगे बहुत सारी जगह नगर निगम या पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा ठेला खोमचा लगाया गया है, किराए पे लगाया गया है, तो स्वयं नहीं चाहते ये हटे। लेकिन विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि बाबा इसलिए डेवलपमेंट नहीं करवाना चाहते कि अगली बार चुनाव किस एजेंडे पर लड़ेंगे, ट्रैफिक खत्म हो जाएगा तो एजेंडा क्या होगा, व्यापारियों की समस्या खत्म हो जाएगी, तो ये भी विपक्ष आरोप लगाता है। ये हमारा कोई आरोप, ये हमारा कोई एजेंडा नहीं, मेरा एजेंडा साफ है, हिंदुत्व और विकास मेरा एजेंडा है, इसके इतर मैं सोचता भी नहीं हूँ और मैं उसी मिशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अब आरोपी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात हो चुकी है, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमने ये किया और मैंने भी ये बताया कि ये नहीं हुआ है, तो इस पर आप काम करेंगे। आरोपियों की बात कर लें, ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं, पार्टी का झंडा नहीं लगाते, भगवा रंग का झंडा लगाते हैं, कार्यकर्ताओं में जब भी चुनाव आता है तो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। इन आरोपों पर क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। मेरी गाड़ी में भगवा झंडा लगता है और वही लगा रहेगा, क्योंकि वह हिंदुत्व का प्रतीक है और उसके अंदर सब कुछ समाहित होता है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी उसी भगवे को लेकर के चल रहा है और उसी विचारधारा को लेकर के चल रहा है। हम सनातन हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और मैं उसका एक विनम्र पथिक हूँ और मैं उसको लेकर के चलता हूँ। एक दूसरा ये कि हम लोगों के केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई लड़ने के अलावा हम लोगों को यहाँ पे नेपाल से चल रही घुसपैठ को और एक बड़ी अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन और एक लंबे मिशन को आगे बढ़ाना है। इसलिए केवल एक राजनीतिक मिशन मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, एक प्राथमिक हो सकता है, अंतिम नहीं। और इसलिए जो है छोटी सोच के लोग छोटी बात ही जानेंगे और वो बड़ी बात को नहीं समझ सकते। लेकिन एक पार्टी के आप सांसद हैं, आपकी पार्टी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे बैनर हो पार्टी का झंडा हो, पार्टी का नेतृत्व हो, पार्टी के कैंडिडेट हो, हर किसी का सम्मान आपको करना चाहिए। पार्टी के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है वो हमने कल करके दिखाया है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली गोरखपुर में हुई है और मुझे लगता है आगे भी पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे सबसे बेहतर और सबसे अच्छे गोरखपुर में होंगे। लेकिन वहाँ भी मुझे पार्टी का कलर नहीं, भगवा रंग नजर आया। इस बात को लेकर कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये तो पार्टी का कार्यक्रम था, ना कि आप हिंदू या वाहिनी का। भगवा में सब कुछ समाहित हो जाता है। मुझे लगता है कि वो दृष्टि दोष हो सकता है। वहाँ पूरे भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी का सार्वजनिक अभिनंदन होता है। भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक अभिनंदन होता है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़कर के किसी भी नेता के लिए और क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये उन दलों का दुर्भाग्य है जिनमें योगी आदित्यनाथ जैसे सांसद जिनके पास नहीं है। कुछ नेता ये भी आरोप लगाते हैं, अब थोड़े मैं 5 मिनट आपका और लेना चाहूँगा। आप ही के पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ पार्टी से अपने आप को ऊपर समझते हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता आके उनके यहाँ बैठे, उनके यहाँ बैठकी करे, उनका आशीर्वाद ले, तभी वो उसके यहाँ जाएंगे या तभी वो उसको आशीर्वाद देंगे या तभी उसका समर्थन करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की है। मेरे सबसे आत्मीय संबंध हैं और मैं न पार्टी से ऊपर अपने को समझता हूँ, पार्टी के नीचे अपने को समझता हूँ। हम लोग पार्टी के अभिन्न हिस्से हैं। एक मिशन और एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता हमारे लिए समकक्ष है। मैं उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूँ और न मुझे इस पर कोई बहुत ज़्यादा सफाई देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जो लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन मूल्यों और आदर्शों से जुड़े हुए हैं, वे सब मेरे लिए समान हैं। जो मूल्यों और आदर्शों से विहीन हैं और उसके बाद राजनीति में प्रवेश करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने देखा था 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ आपने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, इसकी क्या वजह थी? गलत बोल रहे हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी को हम लोगों ने यहाँ पे वाहिनी के कैंडिडेट्स उतरे थे। गलत बोल रहे हैं आप। यहाँ पे केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनका हम लोगों ने प्रचार किया था। कुछ और राजनीतिक आरोप हैं, उस पर भी आपकी सफाई ले लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोकल पॉलिटिक्स है, खासकर जो जिस जिलों की कल 13 लोकसभा क्षेत्र और 10 जो राजस्व के हिसाब से जो रैलियां हैं और जो 62 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें आपका प्रभुत्व वाला ये इलाका माना जाता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता, चाहे आपका आला कमान हो, चाहे आप हो या नेता हो।
ऐसा माना जाता है कि जो नेता यहाँ पर इस्टेब्लिश होना चाहता है और वो बगैर आपके आशीर्वाद के इस्टेब्लिश होना चाहता है, उसका आप विरोध करते हैं। मसलन आप गोरखपुर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का, आप ही के आशीर्वाद से पहले वो विधायक बने, बाद में शायद आपसे कुछ तनातनी चली, इसको लेकर आपकी नाराजगी है? हमारी किसी से तनातनी नहीं है और न हम लोग अगर कोई मूल्यों और आदर्शों से भटक जाता है हम उसे नहीं स्वीकार कर सकते। हाँ, जिन मूल्यों और आदर्शों के साथ व्यक्ति आगे बढ़ा है, उन मूल्यों और आदर्शों पर चल रहा है तो उसका सम्मान होगा, नहीं होगा तो जनता स्वयं उसको जवाब दे देगी। आपके हिसाब से जो 2014 के लोकसभा चुनाव हैं, इसमें जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह की हवा है बीजेपी को लेकर, खासकर नरेंद्र मोदी जी को लेकर, इसमें जो कैंडिडेट्स का चुनाव होना चाहिए, खासकर आपके जो प्रभुत्व वाले इलाके हैं, उसमें पैमाना क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सक्षम है कि क्या पैमाना होना चाहिए और उसके अनुसार टिकट भी वितरित होंगे और अधिक से अधिक मेरा मानना है कि प्रदेश में सर्वाधिक सीटें यह क्षेत्र जिता करके जाएगा। कोई सुझाव पार्टी के लिए जो आप देना चाहेंगे आने वाले इलेक्शंस को लेकर, पार्टी सिलेक्शन को लेकर, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर और चुनाव में जिस तरह की रैलियां हो रही हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, जनता में अपार उत्साह है, उस उत्साह को वोट के रूप में कन्वर्ट करना यह हम सब की प्राथमिक जिम्मेदारी है और हम उसके तहत कार्य कर रहे हैं और बाकी जो भी बातें होंगी पार्टी फोरम में हम लोग रखते हैं, वहाँ पे विस्तृत चर्चा भी होती है। नेताओं की आपसी लड़ाई को लेकर क्या है, उसको दूर करने के लिए क्या कोई कोशिश कर रहे हैं? कोई आपसी लड़ाई नहीं है, सब लोग एक हैं और एक मिशन के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 की 6 रैलियों ने यह साबित किया है। जो पार्टी कैंडिडेट देगी आप उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल, हम लोग पहले कह चुके हैं कि पार्टी को कैंडिडेट घोषित करना चाहिए और उनको जिता के भेजने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश और खासकर पूरे देश में इस समय जो लहर चल रही है उसमें युवा वोट बैंक सबसे मेजर वोट बैंक कहा रहा है और वो जिसके पाले में जाएगा सरकार उसी की बनेगी। चाहे 2012 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए कि जिस तरह का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी ने जारी किया, युवा उनके फेवर में आ गया, वो गवर्नमेंट बना ली, पहली बार इतिहास में वो फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाए हैं। आपकी पार्टी या बतौर सांसद आप इस इलाके में युवाओं को जोड़ने के लिए क्या आपके पास प्लान है, क्या रोड मैप है और किस तरह से बीजेपी युवाओं को अपने पाले में करेगी और क्या कुछ इस तरह के वादे होंगे, दावे होंगे जिसके बदौलत आप चाहेंगे युवा आपकी पार्टी से जुड़े और खासकर आपसे जुड़े? देखिए, यूथ हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कल की सभा में आपने देखा होगा कि उसमें 60% यूथ था और 20% उसमें जो है अधेड़ उम्र के लोग थे और बाकी 20% के आसपास महिलाएं और बच्चे थे। तो यूथ तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रोजगार की जो नीति हमारी होगी, शिक्षा जो हमारी होगी, इस पर विशेष ध्यान देना और उसके माध्यम से उनको अपने साथ जोड़ना। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने कल अपने भाषण में उन सब बातों को उद्घाटित कर दिया है, उसके बाद कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कल की रैली ने भी और इससे पहले के कार्यक्रमों ने भी इस बात को साबित किया है कि यूथ हम लोगों के इस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हमारे साथ में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे योगी आदित्यनाथ, हमसे बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस बेबाकी से इन्होंने राय रखी, पार्टी भी इसी बेबाकी को समझेगी और तमाम बातें जो इन्होंने कही उसका पार्टी और खासकर यहाँ का युवा वोटर और उत्तर प्रदेश का वोटर पालन करेगा। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।